मैं हेमंत पावत राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से सहायक आचार्य गृह विज्ञान। आज हम टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट जो कि बीए प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाता है के अंतर्गत परिसज्जा के बारे में पढ़ेंगे। जो परिसज्जा है वह वस्त्रों को नवीन रूप देने के लिए, वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए, वस्त्रों को अच्छा दिखाने के लिए की जाती है। तो जो उसका मुख्य परिसज्जा का उद्देश्य है वस्त्रों को आकर्षक बनाना, वस्त्र की जो उपयोगिता है उसको बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना, साथ ही वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए परिसज्जा की जाती है। अनुकरण वस्त्र बनाने के लिए, यानी कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो कि बनने के पश्चात आकर्षक नहीं लगते, चिकने नहीं लगते, तो उन वस्त्रों को नवीनीकरण या नवीन रूप देने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, जैसे सूती वस्त्र में रेशमी वस्त्रों को मिला दिया जाता है तो और नया वस्त्र बना दिया जाता है, तो ये अनुकरण वस्त्र कहलाते हैं। तो ये सब परिसज्जा के माध्यम से होता है। इसी तरह से वस्त्रों का वजन बढ़ा दिया जाता है, जैसे जो है चौक का यूज करके या कड़ापन ला दिया जाता है, जिससे भी जो वस्त्र हैं आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। या जैसे कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं बहुत हल्के होते हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते, या फिर कुछ वस्त्र होते हैं जो कि बेजान लगते हैं तो उनको कड़ापन उनमें ला दिया जाता है, जिससे जो वस्त्र होते हैं वो बहुत आकर्षक लगने लग जाते हैं। तो ये सभी परिसज्जा के माध्यम से ही किया जाता है। जो परिसज्जा है दो प्रकार की होती है, यांत्रिक परिसज्जा और दूसरी जो होती है वो है रासायनिक परिसज्जा। जो यांत्रिक परिसज्जा है वह यंत्रों उसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यंत्रों के माध्यम से जैसे वस्त्रों में रोए उठाना, नक्काशी करना जैसी जो परिसज्जाएं हैं वो की जाती है। रासायनिक परिसज्जा में रासायनिक द्रवों का प्रयोग किया जाता है वस्त्रों पर और परिसज्जा दी जाती है, जिससे वस्त्र जो होते हैं वो आकर्षक लगने लगते हैं, चिकने लगने लगते हैं, या फिर लंबे समय तक उनकी जो है आयु हो जाती है। और रोए, जहाँ पर वस्त्रों में रोए उठाने की आवश्यकता होती है तो उन वस्त्रों में रोए उठा दिए जाते हैं। जिनमें वजन को बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो वस्त्रों का वजन भी बढ़ा दिया जाता है या फिर वस्त्रों को चिकना किया जाता है। तो जो परिसज्जाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे पहली जो परिसज्जा है वह है कुटाई करना। तो जो फिनिशेज या जो परिसज्जा है उसमें हम पहली बात कर रहे हैं कुटाई करने की। तो जब वस्त्र बुनकर के तैयार होता है तो वह बिल्कुल बेजान लगता है, उस पर विभिन्न प्रकार की जो गंदगी होती है या जो बाह्य कण होते हैं, मिट्टी धूल कण होते हैं वो लगे रहते हैं। तो वस्त्रों या फिर जो वस्त्र होते हैं वो बहुत जो होते हैं उनमें ताने बाने जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो बहुत से छिद्र भी दिखाई देते हैं और वस्त्र जो होते हैं छूने पर कड़ा भी प्रतीत होता है। इसीलिए जो कुटाई प्रक्रिया है वो की जाती है और कुटाई प्रक्रिया द्वारा वस्त्र में चमक और कोमलता उत्पन्न की जाती है। इसी तरह से जो दूसरी परिसज्जा है उसका नाम है विरंजन। जो विरंजन है उसे हम ब्लीचिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह विधि वस्त्र बुनने से पूर्व तथा वस्त्र बुनने के बाद में दोनों ही रूपों में की जाती है। उपयोग में लिए जाने वाला जो रसायन का प्रकार है तंतु के प्रकार पर भी निर्भर करता है, जिससे कि वस्त्र बनाया गया है। इसी तरह से जो विरंजन से दाग धब्बे व अशुद्धियां तो दूर हो जाती हैं, साथ ही वस्त्र में सफेदी भी आ जाती है। जो सूरज की किरणें हैं वो एक अच्छा उदाहरण है ब्लीचिंग या विरंजन का। धुलाई के बाद जो वस्त्र हैं उनको घास पर फैलाकर सुखाने से सूर्य के प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश द्वारा भी जो वस्त्र हैं उन पर विरंजन की क्रिया की जाती है। सबसे अधिक जो सुरक्षित विरंजक है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसे हल्के घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो तीसरी परिसज्जा है वो है वस्त्रों को चिकना करना। वस्त्र चिकना करने की जो प्रक्रिया है मुख्यतः स्त्री द्वारा की जाती है। जो ग्रांड लेवल है उसके ऊपर यह जो प्रक्रिया है परिसज्जा है वो रोलरों के माध्यम से की जाती है, या जो मशीन है उनमें जैसे रोलर्स लगे रहते हैं, उन भारी रोलर्स के बीच में से या नीचे से जो वस्त्र हैं उनको गुजारा जाता है, जिससे जो वस्त्र होते हैं वो चिकने हो जाते हैं। इस विधि द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर जो कपड़ा है उसको चिकना किया जा सकता है। जो रोलर्स होते हैं चिकना करने के लिए वस्त्रों को, वो गर्म रोलर होते हैं, जिससे आसानी से जो वस्त्र होते हैं वो चिकने हो जाते हैं। इसी तरह से एक अगली परिसज्जा है जिसे रोए उठाना या फिर
रोए उठाने की प्रक्रिया के अलावा इसे नैपिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो वस्त्र की सतह है उस पर रोए उठाए जाते हैं, जिससे वस्त्र कोमल होने के साथ साथ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि रोए में हवा फंस जाने से वह वस्त्र गर्म हो जाता है। जैसे फलालैन का जो वस्त्र होता है इसका एक उदाहरण है। इस क्रिया में जो वस्त्र है उसको घूमते हुए रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वो है टेंटरिंग। जो टेंटरिंग की जो परिसज्जा है वह निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते करते वस्त्र बहुत ही खिंचाव एवं तनाव सह करके बाहर निकलता है, जिनसे उसकी चौड़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए दोनों तरफ से किनारों को सीधा कर वस्त्र का जो आकार है उसे सही किया जाता है। तो दोनों तरफ से जो किनारे हैं उनको मशीन में लगे हुक्स के माध्यम से फंसा दिया जाता है और दोनों तरफ से जो तनाव है वो दिया जाता है, जिससे इनको जो किनारी होती है वो सही हो जाती है और लंबाई और चौड़ाई में जो वस्त्र है वो समानांतर दिखाई देने लगता है। ये जो परिसज्जा है यही टेंटरिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया का जो नाम टेंटरिंग है और इससे वस्त्र सभी स्थानों पर एक समान चौड़ाई का बन जाता है। नेक्स्ट परिसज्जा है उसका नाम है नक्काशी करना या फिर एम्बोसिंग इसको कहते हैं। इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र पर विभिन्न प्रकार के जो नमूने हैं वो उभारे जाते हैं। जो रोलर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो नमूने होते हैं जो बने हुए होते हैं और जब रोलर्स के बीच में से वस्त्र को गुजारा जाता है तो वो रोलर्स पर बने जो नमूने होते हैं वो उस वस्त्र के ऊपर आ जा सकते हैं या आ जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसमें विशेष प्रकार के रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले रासायनिक विधि से तैयार किए गए जो राल होता है उस राल के घोल में जो वस्त्र होते हैं उनको डुबो दिया जाता है, जिससे वस्त्र की सतह पर जो रॉयल होता है वो लग जाता है, जम जाता है। अब वस्त्र को भाप द्वारा गर्म किए गए रोलर्स के बीच से निकालते हैं और जैसे ही वस्त्र डिजाइन वाले रोलर के संपर्क में आता है डिजाइन पर उभर के आ जाता है। नेक्स्ट परिसज्जा है मर्सराइजिंग। जो मर्सराइजिंग है वह मुख्यतः सूती वस्त्रों के लिए की जाती है। इसे लिनन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग वस्त्रों की सतह को सुंदर और आकर्षक या चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो वस्त्र है उसको कास्टिक सोडे के घोल से 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए डुबो कर रखा जाता है और उस पर एक समान मात्रा में दाब और तनाव दिया जाता है। बाद में कास्टिक सोडे को धोकर निकाल दिया जाता है और वस्त्र को अम्ल के तनु घोल में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर स्वच्छ पानी में से धो दिया जाता है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वह है वस्त्र को कड़ा करना व भरना। जैसे जो वस्त्र जो पहले कच्ची अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था से जब वस्त्र निकल कर के आता है तो बहुत ही बेजान और आकर्षक विहीन रहता है। तो वस्त्र को में जान लाने के लिए वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए इस तरह की जो परिसज्जा है जैसे कड़ा करना व भरना की जाती है। इसमें जो वस्त्र में बहुत से परिसज्जा संबंधी या रचना संबंधी जो दोष होते हैं उनको छुपाने के लिए ये परिसज्जा की जाती है। जैसे साइजिंग देने के लिए तो जैसे मोम है, गोंद है, राल है, चीनी मिट्टी, मांड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वस्त्र पर चिकनापन और चमक लाने के लिए तेल, पैराफिन, ग्लिसरीन, मोम आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वह है झुलसा कर जो है सतह को चिकना करना। तो ये परिसज्जा धागे की अवस्था में की जाती है, विशेषकर तब जब धागों को उत्तम किस्म के सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रिया से वस्त्र की जो ऊपरी सतह है पर छूटे हुए रेशे और रोमों को झुलसा दिया जाता है और वस्त्र पर से इसे साफ कर दिया जाता है। ये क्रिया जो है तांबे के रोलर्स के द्वारा की जाती है जो कि भाप के द्वारा गर्म कर लिए जाती है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वह है जल अभेद्य परिसज्जा, यानी कि जो वस्त्र हैं उनके अंदर से जल प्रवेश न कर पाए। इसका जो मुख्यतः उदाहरण है जैसे बरसात के दिनों में बरसाती या छाता हम जो प्रयोग करते हैं तो वो इसीलिए बनाया जाता है जिससे हमारी सुरक्षा हो सके और हमारा पानी से बच सके। तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जल अभेद्य वस्त्रों का निर्माण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन वस्त्रों को जल अभेद्य बनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है पानी के प्रवेश को रोकना। जैसे मैंने आपको बताया तिरपाल है, बरसाती है, छतरी है इत्यादि।
ये परिसज्जा सूती, नायलॉन, रेयॉन आदि वस्त्रों पर दी जाती है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वह है अज्वलनशील परिसज्जा, यानी कि जो जैसे कि जो अग्नि वस्त्र होते हैं वो इस परिसज्जा के अंतर्गत आते हैं। जो अग्नि बुझाने वाले व्यक्तियों के जो पोशाक या वस्त्र हैं वो इस परिसज्जा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जो अग्नि से अप्रभावित रहते हैं। अज्वलनशील तथा अग्निशिखा को टालने वाले वस्त्र बनाने के लिए साधारण वस्त्र के ही दोनों ओर ऐसे मसाले लगाए जाते हैं जो अग्नि नहीं पकड़ते हैं। वस्त्र की दोनों सतहों पर अमोनियम सल्फेट का इतना मोटा स्तर बैठाया जाता है जिससे भीतर के धागे पूर्णतः छिप जाते हैं और ऊपरी मसाला जो अज्वलनशील होता है आग से धागों की रक्षा करता है। इस मसाले से वस्त्र की जो कोमलता है और लचीलापन है वो भी नष्ट नहीं होता है। इस परिसज्जा की रक्षा के लिए उन्हें सूखी धुलाई से ही स्वच्छ करना अच्छा होता है। नेक्स्ट परिसज्जा है जिसे कीट अवरोधक परिसज्जा कहते हैं। सभी वस्त्रों में जैसे ऊनी वस्त्र एक ऐसा वस्त्र है जिस पर कीड़े अथवा हानिकारक प्रभाव जो है वो डालते हैं। ऊन इसका उत्तम भोजन होता है। वस्त्र को ये नष्ट कर देते हैं और इनसे बचने के लिए कुछ विषैले जो रसायन है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्लोराइड है, सिलिकोफ्लोराइड है। ये वस्त्र की सतह पर जमा दी जाती है। ये शुष्क धुलाई पर तो पक्के रहते हैं परंतु धुलाई पर इसका जो प्रभाव है समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त धूप, नीम की पत्ती, जैसे फिनाइल की गोली, डीडीटी पाउडर आदि वस्त्रों की कीड़ों से रक्षा करते हैं, परंतु इन्हें बार बार प्रयोग करना होता है। जबकि रासायनिक परिसज्जा द्वारा वस्त्र को ऐसा बना दिया जाता है कि वह कीड़ों से वस्त्र की लंबे समय तक परिसज्जा कर सके। इसी तरह से जो फफूंदी अवरोधक परिसज्जा भी होती है जो कि फफूंदी से वस्त्रों को बचाती है। फफूंदी की उत्पत्ति का कारण वस्त्र में बहुत दिनों तक गीलापन या जो है सीलन युक्त स्थान पर उनको रखा जाना होता है। इसके कारण जो वस्त्र है उसके ऊपर काले या फिर नीले रंग के जो चकत्ते होते हैं वो पड़ जाते हैं और यह वस्त्र को गला भी देते हैं। अधिकतर जो फफूंदी होती है सूती वस्त्रों पर लगती है जिनमें मांड लगा होता है। तो फफूंदी को रोकने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड या फिर जिंक फ्लोराइड के घोल में उन्हें डाला जाता है। इसके अतिरिक्त तारपीन या फॉर्मेल्डिहाइड का जो प्रयोग है वो भी किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं थी जो मैंने आपको बताई। परिसज्जा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भी हमने जाना और कितनी प्रकार की परिसज्जाएं होती हैं, कौन कौन सी परिसज्जाओं में किन किन रासायनिक पदार्थों या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये सभी हमने जाना। नमस्कार।